सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हम लोग कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें कई एक पहलुओं को हम लोग चर्चा किए हैं। उस पर भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन पर चर्चा हो चुकी है और आज बारी है कला एवं वास्तुकला के बारे में जानने का। और इसका क्या स्वरूप है, क्या डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्या सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, क्या पर्सपेक्टिव है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस सब बिंदुओं पर चर्चा के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं जाने माने स्कॉलर डॉक्टर आनंद वर्धन। वो दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इंडियन आर्किटेक्चर के स्कॉलर व म्यूजियोलॉजी में इनका काफ़ी रुचि है। सो उम्मीद करता हूं कि इनका व्याख्यान हम लोग के लिए काफ़ी लाभप्रद साबित होगा। इसी उम्मीद के साथ इनको आमंत्रित करता हूं कि अपना लेक्चर शुरुआत करें। वेलकम। नमस्कार। आज का विषय बहुत ही रोचक है और भारतीय कला की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि तथा उसका भारत की कला के ऊपर जो प्रभाव है, उससे उत्पन्न जो विशेषताएं हैं, उनको समझने का एक प्रयत्न है। यदि हम भारतीय कला के विकास के इतिहास को समझें तो ये इतिहास मध्य पाषाण कालीन जो भारतीय संस्कृति है उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है इस काल की कला का, उसको हम लोग सामान्य रूप से रॉक आर्ट कहते हैं। रॉक आर्ट का तात्पर्य मानव समूह द्वारा, खास करके प्रागैतिहासिक मानव समूह द्वारा निर्मित उन चित्रकलाओं से है जो उन्होंने गुफाओं में, शैलगृहों में निर्मित किया। और इसका एक विशिष्ट उदाहरण हम लोगों को मध्य प्रदेश के भीम बेटका नामक स्थल से प्राप्त होता है, जहां 700 से अधिक ऐसी गुफाएं हैं जिनमें किसी न किसी प्रकार से शिकारी दृश्यों का और कुछ उस समय के सामाजिक आर्थिक पक्षों को निरूपित करने वाले दृश्यों का रूपांकन हुआ है। भारतीय संदर्भ में आमतौर से कला एवं वास्तुकला के विकास का जो आरंभिक चरण है उसको हम हड़प्पा काल से मानते हैं। और जब हम हड़प्पा काल के विषय में बात करते हैं तो सबसे पहले एक सुविशाल नगरीय सभ्यता का स्वरूप हमारे सामने प्रकट होता है, क्योंकि वो स्थल मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा हो, लोथल हो, वो धौलावीरा हो, राखलगढ़ी हो या अन्य कोई स्थल हो, इन सभी स्थलों की एक सर्वमान्य विशेषता है कि इन नगरीय केंद्रों में बड़े बड़े भवनों का ईंटों द्वारा निर्माण हुआ और ये नगर पूरी तरह से सुरक्षित दुर्गीकृत नगर हैं। साथ ही इस युग के नगरों का विभाजन 2 खंडों में हुआ है। एक जो ऊपरी खंड है उसको हम आम तौर से प्राचीर क्षेत्र कह सकते हैं, अर्थात वो दुर्गीकृत क्षेत्र है और वहाँ पे सार्वजनिक भवनों का निर्माण हुआ है। दूसरा क्षेत्र, वहाँ पे सामान्य लोगों के रहने वाले घरों की प्राप्ति हुई है और उसको अंग्रेजी के विद्वान आमतौर पर लोअर टाउन की संज्ञा देते हैं। सो जो गढ़ी क्षेत्र है उसको हम एक्रोपोलिस एरिया कहते हैं और जो क्षेत्र सामान्य व्यक्तियों का रहने का था वो निम्नवर्ती क्षेत्र है। हड़प्पा का जो कालखंड है उसको हम लोग सामान्य तौर से 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक रख सकते हैं और इसमें कला और स्थापत्य के विकास के विविध चरण हैं। यदि हम इस युग के सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करें तो सर्वप्रथम यह बात स्पष्ट तौर से आती है कि हड़प्पा काल में कृषि क्षेत्र में जो अधिशेषों की प्राप्ति हुई, जो सरप्लस की प्राप्ति हुई,
उसके कारण नगरीय केंद्रों का विकास हुआ और गैर कृषक जातियां जो कृषि क्षेत्र के अधिशेष के कारण विकसित हुई थी, उन्होंने बहुत सारे लोक कलाओं का जन्म दिया, क्योंकि कृषि के अधिशेष ने व्यापारिक विकास को, लघु कलाओं को, ललित कलाओं को, उपयोगितापरक वस्तुओं के निर्माण से जुड़े हुए शिल्प की परंपराओं को जन्म देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ आवश्यक होगा बताना कि जो सिंधु कालीन, हड़प्पा कालीन नगरीय स्थल हैं, वहाँ से ईंट के निर्मित भवनों से तथा पूरे नगर के नियोजन से एक सुविकसित अर्थव्यवस्था का पता चलता है। और ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया के क्षेत्र से तत्कालीन जो हड़प्पा संस्कृति के भारतीय केंद्र थे, वो पूरी तरह से जुड़े हुए थे। और साथ ही नगरीय केंद्रों के चारों ओर के जो गांव थे, जो सैटेलाइट विलेजेस थे, इन गांवों से जो प्राप्त होने वाले उत्पादित जो वस्तुएं थीं, कृषि के द्वारा उत्पादित वस्तुएं थीं, वो नगरों में लाई जाती थीं। नगरों से जो हमें अन्नागार का प्रमाण मिला है, उदाहरण स्वरूप हमें मोहनजोदड़ो से अन्नागार का प्रमाण मिला है, ऐसा अन्नागार हड़प्पा से भी प्राप्त हुआ है। अन्नागार हमें धौलावीरा और राखी गढ़ी जैसे स्थलों से भी मिले हैं। तो इन स्थलों से अन्नागार की प्राप्ति और लोथल जैसे स्थल से, जहाँ से कि हमें डॉकयार्ड का, पोताश्रय का प्रमाण प्राप्त हुआ है, ये बिल्कुल स्पष्ट करता है कि उस समय एक समुन्नत व्यापारिक प्रणाली विकसित थी, जो सुदृढ़ व्यवस्था, बाजार व्यवस्था के ऊपर टिकी हुई थी और स्वयं वह बाजार व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र के अत्यधिक उत्पादन के ऊपर अवलंबित थी। तो यह जो आर्थिक विकास का दौर था हड़प्पा काल में, उसने एक बड़े अर्थ में एक व्यापक कला परंपरा को जन्म दिया, साथ ही सुनगरीय विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा की। हम यदि सिंधु घाटी सभ्यता कालीन वास्तुकला को देखने की कोशिश करें तो इसमें दो बातें महत्वपूर्ण रूप से सामने आती हैं। प्रथम बात यह है कि व्यापक रूप में बेक्ड ब्रिक्स का प्रयोग किया गया है। इसमें भट्ठी में पकाए गए ईंटों का भी प्रयोग हुआ है और धूप में भी सुखाए गए ईंटों का प्रयोग हुआ है, जो नगर खास करके सूखाग्रस्त इलाके में है। जैसा कि हम लोग कह सकते हैं कालीबंगान नामक स्थल के संदर्भ में, यह एक एरिड जोन में है। ये आमतौर पर एक उष्ण क्षेत्र में स्थल ये स्थित है। वहाँ हमें बड़ी संख्या में सूखे ईंटों का प्रयोग दिखाई पड़ता है, जबकि जिन क्षेत्रों में वर्षा की अधिकता थी, उन क्षेत्रों में हमें भट्ठी में पकाए गए ईंटों का प्रयोग दिखता है। अर्थात एक समझ क्षेत्रीय भौगोलिक दशा का हड़प्पा के वास्तुकला से परिलक्षित होता है। यदि हम नगरों को देखें तो वो ग्रिड पैटर्न पर आधारित है, उत्तम प्रकार की प्रणाल व्यवस्था है, शॉकपिट्स का निर्माण किया गया है, मैनहोल्स का निर्माण किया गया है और जल की निकासी की इस प्रकार की व्यवस्था दुनिया के तत्कालीन किसी भी संस्कृति में, चाहे वो मेसोपोटामिया की संस्कृति हो, चाहे वो इजिप्ट की संस्कृति हो, चाहे वो वांगो नदी घाटी की सभ्यता हो, दुनिया की अन्य किसी भी संस्कृति में इस प्रकार की सुगम और सुंदर प्रणाल की व्यवस्था हमें दिखाई नहीं पड़ती है। यदि हड़प्पा के हम लघु कलाओं की और शिल्पों की बात करें तो प्रस्तर कला में, बीड मेकिंग में, मनकों के निर्माण में हड़प्पा वासियों ने अद्वितीय सफलता प्राप्त की थी। और हड़प्पा में वो टेपे हिसार हो या टेपे याहया हो, ऐसे स्थल जो आज के ईरान में स्थित हैं, इन स्थलों से या बदख्शां के क्षेत्र से बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में बहुमूल्य प्रकार के पत्थरों को आयातित किया जाता था। और यहाँ लोथल जैसे स्थल थे, मोहनजोदड़ो जैसे स्थल थे, यहाँ पर लोथल जैसे स्थल थे जहाँ पर सुंदर मनकों का निर्माण होता था। और
ये मन के स्वर्ण के आभूषण और धातु शिल्प से जुड़ी हुई वस्तुएं, खास करके तांबा और कांसे के उत्पाद भारतीय क्षेत्र से उस समय के पश्चिम एशियाई क्षेत्रों में निर्यात किए जाते थे। हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के उपरांत तकरीबन 250 वर्षों के अंतर के पश्चात भारत में ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति का उदय होता है और ऋग्वेद की जो कालीन जो आर्थिक व्यवस्था है वो हड़प्पा से बहुत ही भिन्न है। हड़प्पा के लोगों को सुविकसित प्रकार की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखा जा सकता है, लेकिन जो ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति है और उसका जो आधारिक आर्थिक पक्ष है, उन दोनों में कहीं न कहीं एक मूलभूत अंतर है। और सबसे बड़ा अंतर यह है कि ऋग्वेद में एक आद्य कृषि परंपरा थी। मुख्यतः लोग पशु चारणिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर थे। उसको हम क्वासी एग्रीकल्चरल एंड पेस्टोरल इकोनॉमी कह सकते हैं। सो कृषि का सामान्य विकास संभव है हुआ हो। हमें 2 से लेकर 7 या 8 तक के जो परिवार सूक्त हैं, जो प्राचीनतम भाग है ऋग्वेद के, उनमें कृषि के बारे में व्यापक जानकारी नहीं प्राप्त होती है। हमें बाद में जोड़े गए मंडलों में कृषि के बारे में निश्चय ही जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद के काल में कृषि का बहुत विकास नहीं है, पशुचारण पे अर्थव्यवस्था है और लोग ग्रामों में, ग्राम शब्द का भी वस्तुतः ऋग्वेद में प्रयोग भ्रमणशील लोगों के समूह के लिए भी हुआ है। सो भ्रमणशील लोगों के समूह एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। ऐसी स्थिति में बड़े भवनों का निर्माण नहीं हुआ उस काल में, लेकिन यदि पूरे ऋग्वैदिक कालीन सांस्कृतिक परंपरा और उसका तत्कालीन वास्तुकला के प्रभाव की हम परिचर्चा करेंगे तो उसमें चींटियों, खास करके वैदिक चींटियों का, वैदिक अल्टर्स का निर्माण जो हुआ है वह बहुत ही रोचक है। और हमें वैदिक साहित्य से सेन चिति, कंक चिति जैसे उदाहरण मिलते हैं कि याज्ञिक प्रक्रियाओं के निर्वहन के लिए, यज्ञों को संपन्न करने के लिए वेदिकाओं का निर्माण किया जाता था। कुछ एक विद्वानों ने इस प्रकार की वेदिकाओं के चिन्ह प्राचीन हड़प्पा संस्कृति में भी ढूंढने के प्रयत्न किए हैं। वेदों में हमें स्थून इस शब्द का प्रयोग निश्चय ही पिलर्स के लिए हुआ है, स्तंभों के लिए हुआ है, कई बार मिलता है। साथ ही दुरोण, जिसका तात्पर्य दरवाजा है, यह शब्द भी कई बार उल्लिखित हुआ है। इसके अलावा हम लोग एक वेश्मिन, द्विवेश्मिन, त्रिवेश्मिन ऐसे शब्दों का भी प्रयोग देखते हैं। और वेश्मिन का यहाँ एक खास तात्पर्य है, वह कमरे से है, अर्थात 1 रूम वाला घर, 2 रूम वाला घर, 3 रूम वाले घर, इस प्रकार के घरों की परिचर्चा मिलती है। यदि एक सामान्य अनुमान के आधार पर कहा जाए तो वैदिक कालीन जो घर हैं वो आमतौर पे मिट्टी, बांस या लकड़ियों से बन गए थे। हम लोगों को हरियाणा के भगवानपुरा नाम के स्थल से केवल एक 13 कमरों वाले घर का प्रमाण मिला है, जो बहुत हद तक उस समय की, अर्थात वैदिक काल की, यह भी उत्तर वैदिक कालीन जीवन और संस्कृति में किस प्रकार के घरों का निर्माण होता था उसका एक पक्ष उजागर करता है। जो अन्य स्थल हमें जहाँ खुदाइयाँ की गई हैं, चाहे वो स्थल अहिछत्रा हो या जखीरा हो या ऐसे कई स्थल हों, इन स्थलों पर हमें आम तौर पर बड़े घरों का निर्माण नहीं देखा गया है। जिस प्रकार से हड़प्पा काल में ईंटों का व्यापक प्रयोग हुआ है, उस प्रकार के घरों का निर्माण वैदिक काल में नहीं हुआ है। और इसका एक निश्चित कारण है, और वह कारण यह है कि जो वैदिक कालीन, खास करके जो ऋग्वैदिक कालीन जो संस्कृति है, उसमें अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी और इस अर्थव्यवस्था पशुचारणिक थी, और इसलिए व्यापारिक प्रणाली, व्यापार और बाजार व्यवस्था हड़प्पा की भांति सुदृढ़ नहीं थी। यदि हम ऋग्वेद वैदिक काल के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनरुद्भवन को देखें, पुनः विकास को देखें, तो निश्चय ही 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का काल, जिसको हम आमतौर पे भगवान बुद्ध के काल के रूप में जानते हैं,
महावीर के काल में के रूप में जानते हैं या महाजनपदों के काल के रूप में जानते हैं, उत्तर भारत में यह पुनः नए नगरों के उत्पन्न होने, उद्भव होने की सूचना प्रदान करता है। इन नगरों में कौशाम्बी नगर की परिचर्चा मिलती है, राजगृह की परिचर्चा मिलती है, श्रावस्ती जैसे नगर की परिचर्चा मिलती है। और ये हम कह सकते हैं कि द्वितीय नगरीकरण का एक काल है, जिसमें लोहे का प्रयोग उत्तर भारत के क्षेत्र में, मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में बढ़ा है। जुताई के कारण कृषि अर्थव्यवस्था को व्यापक बल मिला है और किसी क्षेत्र में निरंतर बड़े परिवर्तन हुए हैं। हमें शतपथ ब्राह्मण और उसके पश्चात के बौद्ध ग्रंथों से बड़ी संख्या में कृषि जीवन में आ रहे परिवर्तनों की जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य में उदकवल्प और थूलवप अर्थात जल द्वारा सिंचित क्षेत्र में किए जाने वाली कृषि, और थूलवप जहाँ पे सिंचाई की सुविधा कम हो, सूखा क्षेत्र हो, वहाँ पे की जाने वाली कृषि प्रणाली के बारे में स्पष्टतः जानकारी मिलती है। और पुनः इस काल में कृषि के विकास के कारण और मध्य गंगा घाटी में कृषि अधिशेष की अर्थव्यवस्था के उद्भव के कारण हमें कलाओं का विकास होता हुआ दिखाई पड़ता है। और इस काल में जो क्राफ्ट का डेवलपमेंट है, शिल्पों का विकास है, यदि बौद्ध साहित्य पर हम ध्यान दें तो 75 प्रकार के शिल्पों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से यह कला के विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें आरंभिक स्तर पे कला पुनः विकसित होनी शुरू हुई है। लेकिन हमें ड्यूरेबल मटेरियल के रूप में, ऐसे पदार्थ के रूप में जो आज तक हमें प्राप्त हों, इन कलाओं का कोई स्वरूप विशेष कर दिखाई नहीं पड़ता है। और उसका एक विशिष्ट कारण यह है कि आरंभिक स्तर पे जो कला विकसित हुई है वह काष्ठ कला है। काष्ठ शिल्प का विकास आरंभिक चरण में हुआ है और कालांतर में प्रस्तर कला अर्थात मैसनिक आर्ट का डेवलपमेंट भारतवर्ष में हुआ। और यह एक महत्वपूर्ण कारक है कि जब मौर्य काल में हम कला का एक विकसित स्वरूप, एक विकसित आयाम देखते हैं, तो उस युग की कला के ऊपर काष्ठ कला का व्यापक प्रभाव है। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि 600 से 300 का जो काल है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर, उत्तर काले ओपदार मृदभांडों की अधिकता, इनको प्रचुर मात्रा में हम लोग राजघाट, वाराणसी से लेकर शिशुपालगढ़ उड़ीसा के क्षेत्र में देखते हैं। और मध्य गंगा घाटी के एक बड़े क्षेत्र में यह पात्र पाया जाता है, जो एक सुविकसित हो रही नवीन नगरीय संस्कृति की द्योतना करता है। ये इस कालखंड में राजगृह में पत्थर से निर्मित दुर्ग का निर्माण हुआ है, जिसका प्रमाण हम लोगों को प्राप्त है। लेकिन छठी, पांचवी और चौथी शताब्दी के बड़े भवन हम लोगों को प्राप्त नहीं है। यह प्रवृत्ति जरूर दिखाई पड़ती है कि कौशाम्बी और राजगृह जैसे स्थलों पर दुर्गीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ, अर्थात प्रथम कालखंड में हड़प्पा में जो दुर्गीकरण की प्रवृत्ति थी, जब दूसरी बार भारत में नगरीय सभ्यता का विकास होता है तो उस समय भी दुर्गीकरण की प्रवृत्तियां हम लोगों को दिखाई पड़ती है। कला और वास्तुकला के दृष्टिकोण से जो सबसे रोचक काल हम जिसको मान सकते हैं वह मौर्य काल है, और वो इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है कि इस कालखंड में आकर काष्ठ कला ने एक नए स्वरूप को प्राप्त किया है। और पहले जो काष्ठ कला की प्रधानता थी, अब प्रस्तर कला की प्रधानता का यह काल है। और हमें जानकारी मेगास्थनीज के उल्लेखों से मिलता है, इंडिका से मिलता है कि पाटलिपुत्र का जो राजप्रासाद था वह एग्रोलिथिक था। उसका बड़ा हिस्सा, उसके बहुत सारे स्तंभ, उसके बहुत सारे धरण जो थे वो लकड़ियों के थे। और साथ ही पाटलिपुत्र के इस राजप्रासाद में प्रस्तर खंडों को काटकर बनाए गए स्तंभ शीर्षों का भी प्रयोग हुआ है, अर्थात स्टोन कैपिटल्स हमें मिलते हैं। और पटना के बुलंदी बाग नामक स्थल से प्राप्त
जो स्टोन कैपिटल है वो निश्चय ही अशोक के स्तंभों में प्रयुक्त स्तंभ शीर्ष नहीं है, उसका भवन के निर्माण में प्रयोग किया गया था, यह पक्ष बिल्कुल स्पष्ट होता है। केवल मेगास्थनीज ही नहीं, यदि हम पुरातात्विक दृष्टिकोण से देखें तो कुम्हरार नामक स्थल जो पटना के पास है और जहाँ से मौर्यकालीन अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, वहाँ बड़ी संख्या में वुडन पैलिसेड्स को प्राप्त किया गया है। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि मौर्य काल में काष्ठ कला की एक ओर जो प्रभुसत्ता है वो कहीं न कहीं बनी हुई है, लेकिन दूसरी ओर प्रस्तर कलाओं के विकास का ये युग है। और हमें दो बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। प्रथम बिंदु तो यह है कि अशोक ने कई कई स्थलों पर एकास्मक पत्थर के, एक ही पत्थर के जो चुनार सैंडस्टोन के बने हुए हैं, उनके स्तंभों को जाकर लगवाया। और ऐसे स्तंभ के प्रमाण हमें वैशाली से, बिहार के ही दूसरे स्थल रामपुरवा से, लौरिया नंदनगढ़ से, लौरिया अरेराज से, उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ से, संकिसा से, मध्य प्रदेश में सांची से, ऐसे कई स्थलों से हमें अशोककालीन प्रस्तर एकास्मक पत्थर के बने स्तंभों की प्राप्ति हुई है। और बहुत ही सुंदर स्तंभ शीर्ष जो अपनी सुविशालता और सुगठन के कारण, सौष्ठव के कारण महत्वपूर्ण है, हम लोगों को प्राप्त हुआ है। विशेषकर जो वैशाली का स्तंभ शीर्ष है जिसके ऊपर सिंह की मूर्ति है, रामपुरवा से प्राप्त जो वृषभ की मूर्ति है, सारनाथ से प्राप्त जो चारों दिशाओं में अलग अलग बैठे हुए सिंहों को दिखाया गया है, जो आज भारत का राज चिन्ह है, ये मौर्यकालीन कला के बेहतरीन, बहुत ही अद्वितीय नमूने माने जाते हैं। मौर्यकालीन जो प्रस्तर कला है उसकी एक बड़ी विशेषता यह है कि इसके बाहरी सतह पे एक विशेष प्रकार की चमक है। इस चमक को हम लोग आमतौर पे मौर्यन पॉलिश कहते हैं। संभव है पॉलिश नहीं हो और पत्थर को अनवरत रगड़ने के बाद प्राप्त हुई ये चमक प्राप्त की गई हो। हालांकि सैंडस्टोन में इस प्रकार की चमक को पैदा करना आज एक बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन मौर्य काल की एक उपलब्धि का विषय है कि उन्होंने चुनार सैंडस्टोन में एक विशेष प्रकार की चमक पैदा करने में सफलता पाई है। मौर्य काल की कला के यदि हम सामाजिक और आर्थिक पक्ष को देखें तो मौर्यकालीन कला निश्चय ही राजाश्रय में पली हुई कला है। यह एक इंपीरियल आर्ट है जहां राजा का पैट्रोनेज, राजा के द्वारा दिया गया जो संरक्षण है, वह कला के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। मौर्य काल की लोक कलाओं के भी बड़े प्रमाण हमारे पास प्राप्त होते हैं, चाहे वो परखम से प्राप्त यक्ष और यक्ष की मूर्ति हो, या पटना से प्राप्त यक्ष और यक्षिनियों की मूर्ति हो, ग्वालियर से प्राप्त यक्ष की मूर्ति हो, मथुरा से प्राप्त यक्ष की मूर्ति हो। यक्ष की प्रतिमाएं लोक कला में मौर्य काल में बड़ी संख्या में निर्मित हुई हैं। और यक्ष को आमतौर पर हम लोग गार्जियन डीटी मानते हैं, लोक रक्षक देवता मानते हैं, ग्राम रक्षक देवता मानते हैं। वो कृषिगत जीवन की संपन्नता, लोक जीवन की संपन्नता और लोक जीवन के में जो एक सुखद पारिवारिक सामाजिक जीवन है, उसके वो कहीं न कहीं प्रतीक हैं। मौर्यकालीन यदि हम इस कला के ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो एक बात स्पष्ट होती है कि शरीर के गठन और स्थूलता को बहुत ही स्पष्टता के साथ दिखाया गया है। मौर्यकालीन समस्त मूर्तियों में, इनमें से कई मूर्तियां आज इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में संरक्षित हैं। सर्वश्रेष्ठ कृति पटना से प्राप्त और पटना संग्रहालय में संरक्षित दीदारगंज यक्षिणी की प्रतिमा है, जिसमें स्त्री सुलभ और स्त्रियोचित जो गुण धर्म हैं शारीरिक रचना के, कायिक रचना के, उसको दिखाने में कलाकार ने विशिष्ट सफलता की प्राप्ति की है। इनके झुके हुए स्कंद, इस मूर्ति के झुके हुए स्कंद, भारी वक्षस्थल और साथ ही नाभि के पास त्रिवली, ये सारी जो विशेषताएं हैं वो कला के भारतीय स्वरूप को उजागर करने में सक्षम है। यहाँ मैं बताना आवश्यक समझता हूँ कि मौर्य काल में
अखेमेनिड एम्पायर से, पर्सिया के क्षेत्र से जो सांस्कृतिक संबंध कायम हुए, उसके कारण कुछ पर्शियन तत्वों का समावेशीकरण मौर्यकालीन कला में हुआ है। और ये भारतीय कला का एक उदात्त पक्ष है कि बाहर के देशों के लिए गए कलात्मक तत्वों का भारत में भारतीयकरण प्रथम किया गया और फिर उसको आत्मसात किया गया है। जैसे एकांथस लिव जो मौर्यन कला में उभर कर आया है, उसको भारत ने नागपुष्प का नामकरण दिया है। उसका एक अपना सुविचारित दार्शनिक पक्ष भारतीय कलाकारों ने भारतीय कला में भारतीय संदर्भ में स्थापित कर दिया है। दीदारगंज की यक्षिणी एक नितांत और सर्वथा भारतीय नारी है और निसंदेह यह एक भारतीय कलाकार के द्वारा तराशी गई मूर्ति है। यह कला में नारी के रूप विन्यास और उसके भारतीयता के पक्ष से निश्चय ही स्पष्ट होता है। मौर्य काल में पहली बार भारत में शैल गुफाओं, कृत्रिम मानव निर्मित शैल गुफाओं के निर्माण की परंपरा की नींव पड़ी। और हम जानते हैं कि भारत में आज 1200 से अधिक रॉक कट आर्किटेक्चर के प्रमाण देश के विविध भागों से मिलते हैं। लेकिन इस महान कला का जन्म भी पहली बार मौर्य काल में हुआ और अशोक के काल में हुआ। और गया जिले के बाराबर नामक पर्वत, जिसे प्राचीन काल में खलितक पर्वत कहा जाता था, इस खलितक पर्वत में कई गुफाएं पाई गई हैं। और ये गुफाएं आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों को, भिक्षुओं को प्रदान किया गया था, जिसका उद्देश्य वर्षावास था। अर्थात वर्षा के दिनों में 4 महीने रुककर उन गुफाओं में वह ध्यान, योग या विचार वितन्वन का काम कर सके। हमें ज्ञात है कि मौर्य काल की ये जो गुफाएं हैं, चाहे वो सीतामढ़ी की गुफा हो, वो राजगीर के स्वर्ण भंडार गुफाएं हो, वो विश्व झोपड़ी हो, वह गोपी की गुफा हो, वो सुदामा ऋषि की गुफा हो, इन सभी गुफाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो लोमस ऋषि की गुफा है। और इसका जो द्वार है, इस द्वार के ऊपर जो कार्विंग का काम है, उत्कीर्णन का काम है, यह उत्कीर्णन काष्ठ कला से अभिप्रेरित है। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि जब मौर्य कलाकार पत्थर के ऊपर काम कर रहे थे तो स्थानीय विशेषता, जो क्षेत्रीय विशेषताएं हैं, उन क्षेत्रीय विशेषताओं का परिग्रहण उन्होंने अपनी कला शैली में किया है। और यदि लोमस ऋषि की गुफा के अंदर के भाग को देखा जाए, उसके इंटीरियर को देखा जाए, तो उसमें जो ध्यान कक्ष है उसकी सीलिंग जो है वह बीहाइव शेप्ड है, अर्थात वह मधुमक्खी के छत्ते की तरह बनाई गई है। सामान्य रूप से जब किसी ऋषि के लिए कुटिया का निर्माण होता है, जिसमें बांस का प्रयोग होता है, जिसमें लकड़ियों का प्रयोग होता है, उसका स्वरूप भी इसी प्रकार से होता है। तो जो स्वरूपगत विशेषता हमें, स्ट्रक्चरल जो फॉर्म्स मौर्य काल में एग्जिस्ट कर रहे थे, संरचनात्मक जो एस्पेक्ट है मौर्यकालीन आर्किटेक्चर का, उसको हमने देखा है कि कलाकारों ने बराबर की गुफाओं के निर्माण में आत्मसात कर लिया है। अर्थात बराबर की गुफाओं के ऊपर स्थानीय वास्तुकला का व्यापक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। जो चीज पुनः बराबर की कला को महत्वपूर्ण बनाती है वह मौर्यन पॉलिश है। बराबर के गुफाओं के अंदर भी जो आंतरिक जो भाग है, जो भीति है, इनर, उसमें एक विशेष प्रकार की मौर्यन चमक पाई जाती है। सो इस प्रकार से मौर्य काल कला के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। मौर्यों के पतन के पश्चात उत्तर भारत का बड़ा हिस्सा शुंग राजाओं के अधीनस्थ रहा और दक्कन और दक्षिण का भाग सातवाहन राजाओं के अधीनस्थ रहा। और इस युग में जो एक विशिष्ट परिवर्तन भारतीय कला और वास्तुकला के क्षेत्र में आता है वह है पैन इंडियनिज्म। आखिर अंततः एक अखिल भारतीय कला का जन्म जो है वह शुंग और सातवाहन काल में होता है। मौर्यकालीन कला राजाश्रय में विकसित हुई कला है। यदि हम शुंग और सातवाहन कला से उसकी तुलना करें तो जो शुंग और सातवाहन कला है उसको हम जन कला की संज्ञा दे सकते हैं।
हम उसको पीपल्स आर्ट कह सकते हैं, क्योंकि कला का कोई एक केंद्र नहीं बल्कि अनेकानेक केंद्र विकसित हुए हैं। मथुरा कला की एक महत्वपूर्ण कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, बोध गया महत्वपूर्ण केंद्र है, भरहुत एक अत्यंत प्रभावी क्षेत्र है कला के दृष्टिकोण से, सांची और सारनाथ में कला इस युग में विकसित होती है, अमरावती और नागार्जुनी कोंडा में कला इस युग में विकसित होती है, भट्टुपुरुल्लू, घंटसाल, अजंता, कार्ले, कान्हेरी, नासिक, जुन्नर, इन सभी स्थलों पर जो चैत्य गृह और महाविहारों का निर्माण होता है, वो चैत्य और महाविहार वस्तुतः शुंग और सातवाहन युग में बनाए गए। कला का जो विस्तृत आयाम, चाहे वो कला मूर्ति कला हो या वह कला रॉक कट आर्किटेक्चर हो या वो स्तूप की कला हो, इस युग में उसका हमें एक व्यापक विकास दिखाई पड़ता है। सबसे पहले हम तीन महत्वपूर्ण जो फॉर्म्स हैं, जो स्वरूप हैं वास्तुकला के जो इस युग में विकसित हुए, उनकी परिचर्चा करेंगे। ये तीन जो विस्तृत बहुत ही महत्वपूर्ण जो कला वास्तुकला के रूप हैं, उसमें प्रथम स्तूप है, द्वितीय हम चैत्य का वर्णन करेंगे और तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रकार के का निर्माण है वह है संघारामों का अर्थात महाविहारों का। यदि हम स्तूप की परिचर्चा करें तो स्तूपों के निर्माण के बारे में जानकारी हम लोगों को वैदिक साहित्य से भी होता है, और वैदिक थूपों का अर्थात गोल मिट्टी के एक संरचना को वैदिक काल में तब बनाते थे जब कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति का, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का निधन हो जाता था और उस व्यक्ति के जीवन से जुड़ी वस्तुओं को उसमें संरक्षित करके रख दिया जाता था और उसे पूजा का विषय, उपासना का विषय माना जाता था। बौद्ध साहित्य में एक रोचक वर्णन है कि जब भगवान बुद्ध मृत्युशैया पर थे तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनको देवता न बनाया जाए और न ही उनकी पूजा की जाए। लेकिन भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह भी अनुदेश दिया कि जिन भिक्षु और भिक्षुनियों ने ज्ञान के दृष्टिकोण से, धर्म के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काम किया है, उनके स्मृति को बनाए रखने के लिए स्तूपों का निर्माण किया जाना चाहिए। और स्वयं भगवान बुद्ध के अस्थियों पर 84,000 स्तूपों का निर्माण हुआ, ऐसा श्रेय बौद्ध साहित्य अशोक को देता है। लेकिन हमारे पास जो स्तूप प्राप्त हैं उनमें विशेषकर सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप, बोध गया के विखंडित बोधि मंड अर्थात वेदिकाओं के टुकड़े और मथुरा से प्राप्त जैन धर्म के स्तूप के प्रमाण बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ यह स्पष्टता समझना चाहिए कि आमतौर पे स्तूपों को बौद्ध धर्म से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन हमें मथुरा से जैन धर्म के भी ये स्तूप प्राप्त हुए हैं। और हमने अभी परिचर्चा की थी कि वेदों में भी थूप की परिचर्चा आई है, अर्थात स्तूप किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं होकर परंपरा के से, विशिष्ट परंपरा से संबंधित थे। स्तूपों में जो उसकी आधारिक संरचना की बात करें तो स्तूप अर्धगोलीय पिंड के समान होते हैं, जिनके ऊपर एक हर्मिक होता है, एक बैलुस्ट्रेटेड प्रकार की संरचना होती है जो पत्थर की बनी हुई होती है, और इसके ठीक ऊपर एक छत्रक होता है। कई बार ये छत्रक एक होता है संख्या में, कई बार ये 3 होता है, कई बार 5 और 7 भी हो सकता है। तो छत्रक, हर्मिक और जो अर्धगोलीय पिंड है उसको हम लोग आमतौर पर अंड कहते हैं, ये सभी एक विशिष्ट चबूतरे के ऊपर स्थित होते हैं। इस चबूतरे को हम लोग मेधी की संज्ञा देते हैं और मेधी के चारों ओर वेदिकाएं होती हैं। वेदिका और मेधी के मध्य प्रदक्षिणा पथ होता है। हम यदि संक्षेप में कहें तो स्तूप जो है वो एक पूजा की वस्तु है। आमतौर पे 3 प्रकार के स्तूपों के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है, और जो सर्व प्रचलित सर्वमान्य स्तूप
की जो परंपरा है वह है शारीरिक स्तूप की, अर्थात भिक्षु या भिक्षुनी के मरने के उपरांत उसके अस्थि अवशेषों को विशेष रूप से जिस स्तूप में रख दिया जाता था वह उनके शरीर को प्रतिनिधित्व करने के कारण शारीरिक स्तूप के नाम से जाना गया। और सांची के कुछ स्तूपों के बारे में ऐसा कहते हैं कि वो शारिपुत्र और मौद्गलायन जो भगवान बुद्ध के दो शिष्य थे उनके शारीरिक अस्थि अवशेषों को धारण करते हैं। शारीरिक स्तूप के अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण स्तूप है उसे पारिभोगिक स्तूप कहा जाता है। अर्थात यदि कोई भिक्षु और भिक्षुणी की शारीरिक उसकी अस्थियां उसका प्राप्त नहीं हो तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जीवन में उपयोग की गई वस्तुओं को स्तूप के अंदर संरक्षित रखा जाता है उसके धातु गर्भ में। और जब उसके द्वारा परिभुक्त वस्तु को हम स्तूप में रखते हैं तो उसको हम पारिभोगिक स्तूप कहते हैं। इसके अलावा उद्देशिक स्तूपों का भी निर्माण होता है और उद्देशिक जैसा कि नाम से स्पष्ट है उसका उद्देश्य विशेष केवल और केवल प्रतीकात्मक रूप में पूजा और आराधना होती है। यदि हम स्तूपों के सामाजिक पक्ष के ऊपर ध्यान दें तो स्तूपों की पूजा की परंपरा जो भारत में विकसित हुई उसमें चैत्य पूजकों के समूह की बहुत बड़ी भूमिका थी। स्तूपों को कई बार चैत्य भी कहते हैं और आंध्र देश में चैत्य पूजक हीनयान संप्रदाय की एक शाखा थी और चैत्य पूजा की परंपरा को उन्होंने विकसित किया। इस काल के स्तूपों पर भगवान बुद्ध का निरूपण किसी भी रूप में नहीं मिलता है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि यह हीनयान धर्म का काल है और हीनयान धर्म की जो अवधारणा है जो सिद्धांत है उसमें भगवान बुद्ध एक लौकिक पुरुष थे, एक गुरु थे, वो किसी भी रूप में देवता नहीं थे। और यही वो कारण है कि भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ चीज़ों को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है लेकिन किसी भी रूप में हीनयान संबंधित कला में भगवान बुद्ध का शारीरिक निरूपण नहीं हुआ है। यदि हम स्तूपों की तुलना करें थोड़ा दक्षिण भारत और उत्तर भारत के स्तूपों का तो एक अंतर हमें स्पष्ट तौर से पहले दिखाई पड़ता है। उत्तर भारत के स्तूपों में तोरण द्वार विशेष रूप से बनाए गए हैं। सांची के स्तूप में तोरण द्वार था, भरूच के स्तूप में तोरण द्वार रहा है, लेकिन दक्षिण भारत नागार्जुनी कोंडा और अमरावती के स्तूपों में ऐसे द्वार का तोरण द्वार का अभाव रहा है। वहां स्तूप के ऊपर अंड के ऊपर आर्यक स्तंभों का 5 स्तंभों का निर्माण किया गया और साथ ही अंड को अलंकृत बनाया गया है। जो उत्तर भारत के स्तूप हैं उसमें अंड अनलंकृत है, उसमें कोई अलंकार का प्रयोग सौंदर्यीकरण की कोई बहुत बड़ी कोशिश नहीं की गई है। समस्त रूप में जो सौंदर्यीकरण हुआ है उत्तर भारत में वह तोरण द्वारों का हुआ है। यदि हम स्तूपों के मौर्य शुंग और सातवाहन काल के बाद के चरण की बात करें तो कश्मीर और तक्षशिला के क्षेत्र में, पुरुषपुर के क्षेत्र में जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में ईंटों से निर्मित पिरामिड के आकार के स्तूपों की रचना हुई है और यह काल कुषाणों का काल है। कुषाण काल में ही मथुरा के अलावा गांधार क्षेत्र में कला का विकास हुआ और गांधार एक बड़ा क्षेत्र है। यहाँ शाह जी की डेरी, रहमान जी की डेरी, बेडग्राम, वयग्राम, तख्तेबाही, गुलदरा जैसे अनेक स्थल हमें प्राप्त होते हैं जो प्रथम शताब्दी ईस्वी
से लेकर द्वितीय और तृतीय शताब्दी ईस्वी तक के कालखंड के। और यह वो समय है जब ग्रीक और रोम की कला का भारतीय कला से सम्मिलन होता है। यहां इसके सामाजिक इस पक्ष को देखना आवश्यक होगा कि जो सीरिया के माध्यम से अफगानिस्तान आज के क्षेत्र में आने वाले ग्रीक थे, जिन्हें हम आमतौर पे इंडो ग्रीक भी कहते हैं, या पार्थियन थे या शक थे, ये भारतीय धर्म से, भारतीय सांस्कृतिक जीवन से व्यापक रूप में प्रभावित थे और इन्होंने विशेषकर बौद्ध धर्म को अपनाया। कुषाण काल में बौद्ध धर्म की व्यापक प्रगति हुई है। पुरुषपुर के क्षेत्र में, मथुरा के क्षेत्र में, दोनों ही क्षेत्रों में बौद्ध कला व्यापक रूप में विकसित हुई है। लेकिन इस युग में जो विकसित मथुरा की कला है, वहां हम यक्ष की मूर्तियां भी देखते हैं, ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियां भी मिलती हैं, जैन धर्म से संबंधित भी मूर्तियां मिलती हैं और बौद्ध धर्म से भी संबंधित मूर्तियां मिलती हैं। अर्थात मथुरा कलाओं का एक संगम स्थल है। मथुरा में जिस कला का विकास हुआ है, वो भूतेश्वर नामक स्थल हो, कंकाली टीला नामक स्थल हो, वो माठ नामक स्थल हो, इन सभी स्थलों की अपनी एक विशेषता है। यहाँ रेड बफ सैंडस्टोन पर, लाल चित्तीदार पत्थरों के ऊपर जो कला विकसित हुई है, वो भारतीय परिधान, भारतीय आभूषण, भारतीय प्रकार की भाव भंगिमाओं को लेकर प्रकट होता है। अर्थात मथुरा की कला में स्वदेशीयता का जो पक्ष है वो बहुत ही प्रखर है। दूसरी ओर हम गांधार के क्षेत्र में जिन कला प्रवृत्तियों की सम्मिलन की बात कर रहे हैं, गांधार के क्षेत्र में जो नवीन कला प्रवृत्तियां आई हैं, वह ग्रीक कला के मानदंडों को लेकर, रोमन कला के मानदंडों को लेकर प्रकट हुई है। और भारत और ग्रीक की कला का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है कि भारत की कला वह अपने शारीरिक सुदृढ़ता और के लिए नहीं जाना जाता, यह अपने भावोत्पादक प्रभावशीलता के कारण जाना जाता है। भारत की कला की सबसे बड़ी जो विशेषता है वह है भाव प्रवण मुद्रा में किसी व्यक्ति की मूर्ति को बनाना। यदि हम बुद्ध की मूर्ति को देखें तो बुद्ध एक कंटेम्पलेटेड मूड में है, वो ध्यानस्थ है, वह शांति की अवस्था में है, वो मुक्ति की अवस्था में, वो मोक्ष की अवस्था है। और मोक्ष की अवस्था में बैठे भगवान बुद्ध के रूप के विन्यास में, निरूपण में मौर्य मथुरा कला ने एक विशिष्ट सफलता प्राप्त की है। जबकि गांधार कला में ध्यान शारीरिक रचना के ऊपर दिया गया है, वहां बुद्ध की मूर्ति अपोलो की मूर्ति की जैसी दिखाई पड़ती है, क्योंकि जो कला के अभिप्रेरणा का जो केंद्र है वो हम कह सकते हैं कि दार्शनिक रूप में भारतीय है, उसकी आत्मा भारतीय है, लेकिन उसकी शारीरिक रचना पाश्चात्य है, ग्रीक और रोम प्रकार की है। वहां भगवान बुद्ध को ट्यूनिक पहने हुए दिखाया गया, वो किसी भी प्रकार से भारतीय चीवर नहीं है, वो किसी भी प्रकार से भारतीय धौतवस्त्र और उत्तरीय नहीं है, वह रोमन प्रकार का ट्यूनिक है। साथ ही मथुरा गांधार कला में भगवान बुद्ध के जो केश विन्यास को निरूपित करने का जो प्रयत्न है, वह उष्णीष युक्त कुंतल केश राशि है, घुंघराले बालों की केश राशि है। मथुरा कला में भगवान बुद्ध जो है वह एक नितांत भारतीय सन्यासी हैं और अपने आरंभिक चरण में भगवान बुद्ध की मूर्तियों में वह मुंडित शीर्ष वाले हैं, वो वहाँ पे केश राशि का कोई विन्यास दिखाया नहीं गया है। तो इस प्रकार से जो गांधार की कला है वह स्थानीय चरित्र, स्थानीय विशेषता को रखती है, जबकि कुषाण काल की गांधार कला शैली जो है वह ग्रीक और रोमन प्रभावों को प्रदर्शित करती है। यदि हम सामाजिक और आर्थिक पक्ष पर ध्यान दें तो कुषाण काल में भारत की अत्यधिक व्यापारिक समृद्धि हुई है और ऐसा चीन के साथ होने वाले व्यापार और पश्चिमी एशिया तथा रोम के साथ होने वाले अनुकूल व्यापारिक परिस्थितियों के कारण पैदा हुआ।
भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण काल में जारी हुए हैं। और जो सिक्के हैं उसमें पहली बार हम ऐसा देखते हैं कि राजाओं के अतिरिक्त देवताओं की मूर्तियों को निरूपित किया गया है। लक्ष्मी का भी पहली बार निरूपण कुषाण कालीन सिक्कों की कला में हुआ है। इसी तरह से बुद्ध का निरूपण सकेमो बुढ़ो शाक्य मुनि बुद्ध का निरूपण भी कुषाण कालीन सिक्कों के ऊपर किया गया है। शिव से संबंधित प्रतीक चिन्ह त्रिशूल और वृषभ जैसी चीजें कुषाण काल में निर्मित की गई हैं और सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने ही जारी किए हैं। इसका कारण रोम के साथ व्यापार है और सिल्क का व्यापार है, भारतीय मशालों का व्यापार है, भारत के दंत कला से संबंधित वस्तुओं का व्यापार है, भारत के स्वर्णाभूषणों का व्यापार है। तो भारत ने जो व्यापार में अत्यधिक प्रगति की वो उसने निश्चय ही भारत में कला के विकसित होने के लिए बड़ी अभिप्रेरणा का काम किया और कुषाणों के संरक्षण में जो विकसित जो मूर्ति कला है उसने कालांतर की भारत की कला को बड़े गहरे अर्थ में प्रभावित किया है। हम देखते हैं कि गांधार और मथुरा के बीच में संघोल नामक स्थल है और निश्चित रूप से संघोल भी तक्षशिला से मथुरा के मार्ग पर स्थित एक व्यापारिक नगर और कला केंद्र दोनों ही है। अब कलाएं जो विकसित हुई हैं वो व्यापारिक मार्गों पे बहुत विकसित हुई हैं, क्योंकि नगर श्रेष्ठियों ने, सारथवाहों ने और नायगमक लोगों ने, निगम के प्रमुख लोगों ने, इन लोगों ने कला के विकास में प्रभूत योगदान दिया। यदि हम अजंता को देखें, भाजा को देखें, कारले को देखें, पीतलखोरा को देखें, ये सभी स्थल जिनके निर्माण का काल शुंग सातवाहन और कुछ सीमा का कालखंड है, वहां पे व्यापारिक पश्चिम भारत की ओर, कोंकण तट की ओर जाने वाले, पश्चिमी समुद्र तट की ओर जाने वाले व्यापारिक मार्गों पर कला विकसित होती है। सांची स्वयं व्यापारिक मार्ग पे है और सतना जिला में स्थित जो भरहुत है वह भी एरी कच्छ से लेकर नीचे की ओर मध्य देश की ओर जाने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। तो व्यापारिक मार्गों पर कला व्यापक रूप में उभर कर आती है। और हम संघोल की बात कर रहे थे, गांधार और मथुरा के बीच में जो संघोल है वह गांधार की कला प्रवृत्तियों और मथुरा के कला प्रवृत्तियों का संगम स्थल है। वहाँ सम्मिलन हुआ है और फिर संघोल ने वापस अभिप्रेरणा दी है मथुरा को, जहाँ भी बाद के चरण में जो गांधार क्षेत्रीय विशेषताएं हैं, जैसे कुंतल केश राशि का होना, जैसे भगवान बुद्ध के वस्त्र विन्यास का होना, एक अलग प्रकार के वस्त्र विन्यास का होना, इन सभी उपादानों को मथुरा ग्रहण करता है और कालांतर में अत्यंत ही भारतीय कृत रूप में, इंडियनाइज्ड फॉर्म में वह कला हमें सारनाथ में दिखाई पड़ती है, वह कला हमें पाटलिपुत्र में दिखाई पड़ती है। तो कला का सामाजिक, धार्मिक और जो आर्थिक पक्ष है वो बहुत ही गहरे अर्थ में भारतीय कला के संदर्भ में प्रभावी हमें दिखाई पड़ता है। कुषाणों के बाद के हम गुप्तकालीन कला और वास्तुकला के विकास को ध्यान में देखें तो यहाँ एक बड़ा प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि यह कालखंड समान रूप से बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म के विकास का है। लेकिन ब्राह्मण धर्म के संदर्भ में यह बात यहाँ उल्लेखनीय होगा कि कुछ नवीन प्रवृत्तियों का जन्म हुआ है और ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियां और मंदिर बड़ी संख्या में गुप्त शासकों के काल में बने हैं। ऐसे कहने का तात्पर्य नहीं है कि अन्य धर्मों में नहीं मूर्तियां बनी। यही काल है जब अजंता का भी विकास होता है, जो बौद्ध कला का एक विशिष्ट केंद्र है, और ये वही कालखंड है जब देवगढ़ के मंदिर का निर्माण होता है, जो ब्राह्मण धर्म संबंधित कला का निर्माण का केंद्र है। हम पाटलिपुत्र और सारनाथ में, मथुरा में एक ओर जहां बौद्ध कला का विकास देखते हैं, दूसरी ओर नसना कुठारा और भूमरा, देवगढ़ जैसे स्थलों पर हम लोग ये पाते हैं कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित कला का विकास दिखाई पड़ता है। गुप्त काल में आकर पहली बार नागर शैली के मंदिर, जिसे हम उत्तर भारतीय नगर मंदिर शैली कहते हैं, उसके विकास के विविध चरण हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं। आरंभिक चरण उसका हमें सांची में दिखाई पड़ता है, जहां फ्लैट रूफ्ड टेम्पल का निर्माण हुआ है। वहां किसी भी प्रकार से शिखर शैली विकसित नहीं हुई है।
यदि हम नचना कुठारा के मंदिर को देखें, भूमरा के मंदिर को देखें, तो वहां अलंकृत द्वार शाखाएं बनी हैं, मंदिर के अलंकरण की प्रवृत्तियां सामने आई हैं, लेकिन वहां भी शिखर शैली का विकास नहीं हुआ है। लेकिन जो तीसरा चरण है, देवगढ़ जो झांसी के पास है, वहां आकर पंचायतन अर्थात 5 अलग अलग कोणों और दिशाओं पर एक ही वेदिका पीठ पर, एक ही अधिष्ठान के ऊपर छोटे मंदिर और मध्य में एक सुविशाल मंदिर, इस प्रकार की परंपरा को हम पंचायतन शैली कहते हैं। और पंचायतन शैली, नागर शैली और शानदार प्रकार के गर्भगृह के निर्माण की पद्धति, जिसमें एक आंतरिक प्रदक्षिणा पथ हो, ये समस्त प्रवृत्तियां हम लोगों को गुप्त काल में दिखाई पड़ती हैं। और यदि हम गुप्त काल के सामाजिक जीवन दर्शन को देखें तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि गुप्त काल आर्थिक दृष्टिकोण से यदि विश्लेषण करें तो कुषाण काल से तुलना करने पे थोड़े बहुत हमें नगरीय जीवन में जो आ रहे परिवर्तन हैं वो स्पष्ट होते हैं। लेकिन गुप्त शासकों ने दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापारिक संबंध अच्छे विकसित किए और दक्षिण पूर्व एशिया के देश अब स्वर्ण भूमि और स्वर्णद्वीप कहे जाने लगे। और ऐसा लगता है कि रोम से आने वाला सोना जरूर रुका, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया से भारत में सोना का प्रवाह बढ़ा होगा और हमारा व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ से होने लगा। तो इस युग में हम देखते हैं कि व्यापारिक स्थिति की सुदृढ़ता है और साथ ही गुप्त साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य है। प्रत्यक्ष न सही अप्रत्यक्ष रूप से ही दक्षिण भारत और दक्षिण भारत के ऊपर भी गुप्तों का प्रत्यक्ष नियंत्रण है। महाराष्ट्र में वाकाटक शासकों द्वारा समय विशेष तक यदि हम माने तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पूर्व के कालखंड तक वाकाटक वहां प्रभावी हैं। बाद में वह भी गुप्तों के प्रभाव में आता है और गुप्तों ने सौराष्ट्र का क्षेत्र जो है, महाराष्ट्र के क्षेत्र के साथ लगे सौराष्ट्र के क्षेत्र के ऊपर शकों को वहां से बाहर करके बड़ी सफलता प्राप्त की थी और वह क्षेत्र व्यापारिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण था। तो इस प्रकार से गुप्तों ने महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्रों को और समुद्र तटीय क्षेत्रों को अपने प्रभाव में लाकर अपनी आर्थिक स्थिति को समृद्ध किया। और यह एक कारण था कि इस युग में कला को संरक्षित करने के लिए वो अतिरिक्त व्यय करने की स्थिति में कुछ वैसे ही समर्थ थे जैसे मौर्य काल में हम देखते हैं कि अशोक और दशरथ जैसे राजाओं के संरक्षण में कला के विकास की नईविन प्रवृत्तियों का जन्म हुआ था। इस कक्षा में गुप्त काल तक ही हम कला के ऊपर सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के प्रभाव की परिचर्चा को रखते हैं। दूसरी कक्षा में हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से आपने चर्चा की कला और वास्तुकला काफ़ी एक देखते हैं इवॉल्व कर रहा है धीरे धीरे करके, और इसके न सिर्फ संख्या में, क्वालिटी में और एक परिष्कृत फॉर्म में सामने आ रहा है। और सभी धर्मों को मानने वाले या डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से लोग, लेकिन उसमें लोक कलाएं क्या थी, लोक कलाएं उसका स्थान क्या रहा? मैंने पहले परिचर्चा की थी कि मौर्य काल में लोक कला और राजाश्रित कला दोनों में बिल्कुल स्पष्ट अंतर हम लोगों को दिखाई पड़ता है। और जो राजाश्रय में जो कला मौर्य युग में विकसित हुई है उसमें प्रस्तर के स्तंभों का निर्माण हुआ है। पाटलिपुत्र से हमें प्राप्त जो कुम्भराड़ का राजप्रासाद है वो राज संरक्षित कला का उदाहरण है। लेकिन यक्ष और यक्षिनियों की जो प्रतिमाएं मिली है, टेराकोटा की जो मूर्तियां मिली हैं, मिट्टी की जो मूर्तियों की जो हमें प्राप्ति हुई है, उस समय की लोक कला और लोक जीवन को निरूपित करती है। खास करके शुंगकालीन कला तो व्यापक अर्थ में लोक कला ही है। और हम उदाहरण देंगे कि संस्कृत के व्याकरणाचार्यों ने पाणिनि ने भी जो है वो नगरीय कला और देशज कला इनकी बात की है। नगर शिल्पी और ग्राम शिल्पी, ये शिल्पियों के दो महत्वपूर्ण वर्ग भी बताए हैं। तो गांव में शिल्प कला संरक्षण के अभाव में जरूर विकसित हुई है, लेकिन वो परिष्कार प्राप्त करके वही नगरीय कला की स्थिति में भी कई बार पहुंचती है। लेकिन यदि हम देखें शुंग और सातवाहन कालीन कला का, तो हमें सांची से ऐसा अभिलेख मिलता है जिसमें लिखा गया है कि जो स्थानीय कास्ट के ऊपर काम करने वाले कलाकार हैं, कारपेंटर्स हैं, बढ़ई हैं, और जो दंतकार हैं, उनको स्तूप के निर्माण में लगाया गया है। अर्थात
लोक कलाकारों, लोक शिल्पियों और नगर शिल्पियों के बीच में कहीं न कहीं विचार विनिमय होता था, और लोक कला बड़े अर्थ में आकर फिर राजाश्रित कला को भी प्रभावित करती थी। इस प्रकार का यदि हम मंदिरों के निर्माण के दृष्टिकोण से भी देखें तो हमें दिखाई पड़ता है कि ये बड़े सुदूरवर्ती क्षेत्रों में इनका निर्माण किया गया है। संभव हो कि नगर शिल्पियों को यहाँ पर लगाया गया हो, लेकिन निश्चित रूप से लोक कला की जो मानदंड हैं, जैसे यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियों का है, नदी देवताओं का है, तो इस तरह के जो कला प्रतिमान हमें कला में दिखाई पड़ते हैं, वास्तुकला में ग्रहण किए हुए दिखाई पड़ते हैं, उससे स्पष्ट होती है कि जो सुप्रचलित लोक कला थी उनके बहुत सारे प्रतिमान जो है परिष्कृत रूप में नगरीय कला में या फिर राजाश्रित कला में वो सम्मिलित किए जाते रहे। डोमिनेंट एलिमेंट क्या थे उस लोक कलाओं के? लोक कलाओं में मुख्य रूप से स्थानीय देवी देवताओं का निर्माण होता था, यक्ष और यक्षिणियों की प्रतिमाओं का निर्माण होता था, जो स्थानीय जीवन का जो स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है, जैसे भरूच की कला का हम उदाहरण लें या सांची की कला का हम लोग उदाहरण दें, तो वहाँ जो जातक कथाओं का जो निरूपण हुआ है उसमें बहुत सारी लोक प्रवृत्तियाँ हम लोगों को आमतौर पे दिखाई पड़ती हैं। हम लोग उस समय के जो सामान्य जनजीवन के जो परिधान थे, जैसे डबल नॉट टर्बन, यह एक बड़ी विशिष्ट पहचान है सुंगकालीन लोक कला की, कि डबल नॉट टर्बन पुरुष और स्त्री को बांधे हुए दिखाया गया है। मौर्य काल के हम यदि एक दो उदाहरण लें तो जो लोक कला के उदाहरण है उसमें पुरुषों को समश्रु युक्त अर्थात मूछ युक्त दिखाया गया है, सामान्य प्रकार की पगड़ी बांधे हुए दिखाया गया है। लेकिन जो नगरीय क्षेत्र से यदि पुरुष की मूर्ति प्राप्त हुई है तो वो समश्रु विहीन है, अर्थात मूछ नहीं है, और कानों में उनको कुंडल पहने हुए दिखाया गया है। वो एक नगरीय उदात्त जीवन को कहीं न कहीं दिखा, मथुरा की कला से एक उदात्त नगरीय जीवन हम लोगों को कहीं न कहीं दिखाई पड़ता है। जबकि भरूच की कला को आप ध्यान देखें तो वहाँ लोक कला है, वहाँ एक वेणी बनाए हुए, एक चोटी बनाए हुए स्त्री को दिखाया गया। वहाँ आभूषण बहुत भारी हैं, जैसे हम लोग पैर के आभूषण को देखें भरूच की लोक कला में, तो पैर के आभूषण, या मिट्टी की कला में देखें तो पैर के आभूषण जो हैं, बाजूबंद जो हैं, गले में जो पहने गए आभूषण हैं, वो बहुत ही भारी प्रकार के बनाए गए हैं। लेकिन यदि हम उसको परिष्कृत मथुरा की शैली में देखें, वहाँ बड़े वॉलुप्चुअस वुमन का, सेडक्टिव पोज में खड़े वुमन का निरूपण हुआ है, और कम से कम वस्त्र उनको पहने हुए दिखाया गया है। आभूषण भी उनके बहुत परिष्कृत हैं, तरह तरह के केश विन्यास की भिन्नता आपको दिखाई पड़ती है। लोक कला में सामान्य प्रकार का केश विन्यास है, जो मथुरा की नगरीय कला है उसमें बहुत आकर्षक केश विन्यास है। तो नगरीय जीवन और लोक कला के बीच का जो अंतर है और वैविध्य है वो कई रूपों में स्पष्ट होता है। जब राज्य को जनरली माना जाता है कि लोक के लिए, लेकिन शुरू से देखते हैं कि राज्य हर क्षेत्र में, न सिर्फ राजनीति विकास बल्कि हर क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में भी एक अपना उन लोग का योगदान रहता है। तो आखिर ऐसा, और जो योगदान रहता है या जो डिफरेंट एंगल रहता है, उसके प्रति क्या सोच होती है? क्या किसी चीज़ को प्रोपोगेट करना, इन्फॉर्म करना, या जैसे अशोका के समय में एडिक्ट्स थे तो उसका मकसद था मैसेज को लोगों तक पहुंचाना, वो भी या और कुछ अन्य क्या क्या? कला एक विशिष्ट माध्यम है विचारों को परिष्कृत रूप में लोगों को पहुंचाने का, और खास करके जब जो कला राजाश्रय में आती है तो उसका एक सुनिश्चित उद्देश्य होता है। जैसे आपने अशोक की परिचर्चा की, तो अशोक ने एक, जिसको हम कह सकते हैं सोशल मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, जो एक सामाजिक आचार, धार्मिक आचार संहिता एक राजा के रूप में उसने विकसित करने की सोची, तो वो कला के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश उन्होंने की। जैसे हम देखते हैं कि पिलर की परंपरा, स्तंभ की परंपरा उन्होंने की, तो ऐसा नहीं है स्तंभ पूर्व में स्थापित नहीं किए जाते थे। स्तंभ पूजा की प्रवृत्ति भारत में थी और इसका किसी धर्म विशेष से संबंध नहीं था। अक्षमुंडिका की पूजा होती थी, पितृ चैत्य की पूजा होती थी, वृक्ष चैत्य की पूजा होती थी, इंद्रध्वज की पूजा होती थी। वो इंद्रध्वज, पितृ चैत्य या अक्षमुंडिकाएं ये पिलर की पूजा से, कॉस्मिक पिलर की पूजा से संबंधित थी, स्तंभों की पूजा से संबंधित थी। इसे अलग अलग धर्मों में, अलग अलग तत्कालीन संप्रदायों में अलग अलग रूप से इसको मान्यता थी। तो अशोक ने एक विशिष्ट प्रतिमान के रूप में स्तंभ को लिया और फिर उन स्तंभों का प्रयोग जनता तक
अपनी जो उसकी सामाजिक धार्मिक आचार संहिता जो उन्होंने विकसित की थी उसको संप्रेषित करने के दृष्टिकोण से उन्होंने प्रयोग में लाया। तो ऐसा गुप्त शासकों के संदर्भ में भी कहा जा सकता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं वाराह की भूदेवी उद्धार प्रतिमा का, जिसमें वाराह को समुद्र से निकालकर पृथ्वी को ऊपर उठाते हुए दिखाया गया। यह विष्णु के एक अवतार का निरूपण है, लेकिन गुप्त काल से यह प्रतिमा बहुत प्रचलित होती है। और मालवा के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में, मध्य गंगा घाटी में जहां गुप्तों का सुदृढ़ शासन है वहां से ऐसी प्रतिमाएं बहुत मिलती हैं। बिहार के अफसड़ में ऐसी प्रतिमा है, उदयगिरी भोपाल के पास है वहां ऐसी प्रतिमा है, सागर डिस्ट्रिक्ट में प्राचीन एरांकिन एरन नामक स्थल है वहां ऐसी प्रतिमा है। और गुप्तों ने यह जन सामान्य को बताने की कोशिश की कि जैसे भगवान विष्णु ने समुद्र में हिरण्याक्ष नामक राक्षस से लड़कर पृथ्वी का ऊपर उत्थान किया, वैसे ही गुप्त शासक हैं, वो परम वैष्णव हैं, परम भागवत हैं, जिन्होंने संतप्त पृथ्वी का शकों से या दूसरे कुषाणों से, मुरुंडों से, जैसे जिसको कि उन्होंने मलक्ष कहा, इन प्रकार के शासकों से मुक्त कर कर पृथ्वी का उद्धार किया या उत्थान किया। तो यहाँ एक कला को आप रूपक के रूप में देख सकते हैं, एक उपमा के रूप में देख सकते हैं कि एक ओर भगवान विष्णु को दिखा रहे हैं कला में, दूसरी ओर स्वयं को परम वैष्णव, परम भागवत की संज्ञा दे रहे हैं और जन सामान्य तक यह संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार विष्णु ने पृथ्वी का उद्धार किया वैसे मैं भी पृथ्वी का उद्धार करता हूँ। तो मित्रों, जैसा कि आपने देखा आज के व्याख्यान में हम लोगों ने कला एवं वास्तुकला के गुप्ता पीरियड तक चर्चा की है। ये बहुत ही विस्तृत है, इस चर्चा को आगे कल भी हम लोग जारी रखेंगे और उसके बाद राजपूत कालीन कला, वास्तुकला, मुगल कालीन और ब्रिटिश कालीन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तब जाकर इस पूरा कंप्लीट होगा आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। सो इस उम्मीद से कि आज का लेक्चर आप लोग को लाभप्रद साबित हुआ होगा। आज का व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं और आप सबको धन्यवाद और आपकी ओर से डॉक्टर आनंद वर्धन को भी धन्यवाद देते हैं।